21 सितंबर 2024 को बेंगलुरु के बाइली कवल इलाके में 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर 3 मंजिला बिल्डिंग के पास में रहने वाले पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फ़ोन किया और बताया कि उनकी बिल्डिंग की एक मकान से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है और ये बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उन पड़ोसियों ने मकान मालिक को आगे बताया कि जब हमने जाकर उस कमरे को देखा तो वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ था और बदबू इतना खतरनाक है कि यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पड़ोसियों ने उस मकान मालिक से कहा, आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। इस घटना के बारे में पता चलते ही मकान मालिक तुरंत अपनी उस बिल्डिंग पर पहुँचे। उस समय वहाँ पर पड़ोस के लोग भी खड़े थे। दरअसल उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर इस घटना से करीब 5 महीना पहले महालक्ष्मी नाम की एक नई किराएदार आई थी। वो नेपाल की रहने वाली थी। महालक्ष्मी वहाँ पर अकेले ही रहती थी। पड़ोस भी उसे ज़्यादा नहीं जानते थे। इसकी वजह ये थी क्योंकि महालक्ष्मी हर रोज़ सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकलती थी और फिर रात 10:30 बजे के बाद ही वो अपने घर लौटती थी। महालक्ष्मी की माँ और बहन भी बेंगलुरु में ही रहते थे, लेकिन फिर अचानक 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फ़ोन बंद हो गया। उसकी माँ और बहन लगातार उसके नंबर पर फ़ोन करते रहे, लेकिन महालक्ष्मी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फ़ोन करके बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर से अंदर से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही है। कमरे किराए लेने के समय महालक्ष्मी ने मकान मालिक को इमरजेंसी के तौर पर बेंगलुरु में रह रही अपनी मां और बहन का एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया था। इसलिए मकान मालिक तुरंत महालक्ष्मी को फ़ोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के कमरे से बदबू के बारे में बताता है। महालक्ष्मी 2 सितंबर को गायब हुई थी, यानी बीते 19 दिनों से महालक्ष्मी से उसकी मां की कोई बात नहीं हुई थी और अब मकान मालिक की बात सुनकर वो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। इसलिए वह तुरंत चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंच गई। इसके बाद मकान मालिक और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन दरवाज़ा खुलते घर के अंदर बहुत तेज खतरनाक बदबू आने लगी, क्योंकि उस एक लम्हे में उन्होंने जो फ्रिज के अंदर देखा था वह दिल दहला देने वाला था। इसके बाद मकान मालिक ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। आनंद फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची और उस कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां पर बदबू इतनी तेज थी कि उनसे अंदर नहीं रुका गया। पुलिस टीम भी तुरंत बाहर निकल गई, जिसके बाद डबल मास्क मंगाया जाता है और उस डबल मास्क के साथ पुलिस फिर से कमरे के अंदर जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग पीछे हट गए। लेकिन कुछ देर बाद थोड़ी हिम्मत करके वो लोग फिर से अंदर जाते हैं। वहाँ फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और मांस के कुछ छोटे छोटे विभाजित टुकड़े भी पड़े हुए थे। सूखे हुए खून की लकीर उस कमरे में रखी हुई फ्रिज की ओर जा रही थी और जैसे ही उस फ्रिज का दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग चीखते हुए कमरे से बाहर आ गए, क्योंकि उस एक लम्हे में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा था वह दिल दहला देने वाला था। फ्रिज का दरवाज़ा खुला था, इसमें रखा हुआ सब कुछ दूर से ही दिखाई दे रहा था। फ्रिज की सबसे ऊपर वाले खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सिर। ये सिर महालक्ष्मी का था। लेकिन जब पुलिस की नज़र कमरे के फर्श पर पड़ी तो फर्श का मंजर देखकर पुलिस वाले को होश खराब हो गए, क्योंकि वहाँ पर जमे हुए खून के साथ साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे।
उस कमरे में रखे 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी अनगिनत टुकड़ों में बंद थी। खुद बेंगलुरु पुलिस को भी याद नहीं होगा कि उन्होंने इससे पहले इतना खौफनाक क्राइम सीन देखा हो। उस कमरे में कत्ल के सबूत टुकड़े की शटल में बिखरे पड़े थे। इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है, लेकिन फोरेंसिक टीम के लिए भी एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से फोरेंसिक टीम के लिए भी सबूत जुटाना हद से ज़्यादा मुश्किल काम था। उन्हें समेटने के लिए फोरेंसिक टीम को सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। हॉस्पिटल से मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे लाश के टुकड़ों को समेटा गया। इस दौरान अंदाज लगाया गया कि लाश के टुकड़ों की तादाद करीब 55 से 60 के बीच हो सकती है। इसके बाद टुकड़ों में बटी उस लाश को मुर्दा घर भेज दिया गया। टुकड़ों समेटने के बाद पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। छानबीन के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के बेड पर रखा हुआ एक मोबाइल फ़ोन मिला। ये मोबाइल फ़ोन महालक्ष्मी का ही था और जब उस मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि उस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। यानी 2 सितंबर से ना तो इस फ़ोन से कोई फ़ोन किया गया, ना ही कोई कॉल रिसीव किया गया। इसे बेंगलुरु पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के बीच हुआ होगा। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने और क्यों मारा था। आखिर महालक्ष्मी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है और कातिल कौन था। इन सवालों को लेकर बेंगलुरु पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले महालक्ष्मी की मां और बहन से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान महालक्ष्मी की मां और बहन ने बताया कि साल 2019 तक उनका परिवार नेपाल में ही रहा करता था। साल 2019 में ही महालक्ष्मी के घर वाले ने उसकी शादी हेमंत दास नाम की एक नेपाली लड़का से कर दी। शादी के बाद महालक्ष्मी और हेमंत दोनों रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद में नेपाल से बेंगलुरु आ गए। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक मॉल में ब्यूटी शॉप के सेल्स मूवमेंट टीम लीडर की नौकरी मिल गई। वो दोनों लक्ष्मी और हेमंत के बीच इस दूरी की सबसे बड़ी वजह महालक्ष्मी का अफेयर था। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाला एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच में अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच में हर रोज़ झगड़ा होता था और इसी झगड़े के कारण इस घटना से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी और हेमंत दोनों अलग रहने लगे थे। कुछ दिन तो महालक्ष्मी अपनी मां और छोटी बहन के साथ ही रही, लेकिन 5 महीना पहले वह किराए के इस घर में आकर रहने लगी थी। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस के लोगों से घुली मिली नहीं थी। वहाँ पर वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। महालक्ष्मी हर रोज़ सुबह 9:30 बजे अपने काम पर चली जाती थी और रात में 10:30 बजे अपने घर आती थी। हालांकि कई बार पड़ोसियों ने एक अजनबी लड़के को महालक्ष्मी को उसके घर से ले जाते और लाते हुए ज़रूर देखा था, लेकिन वो लड़का कौन था इसके बारे में उसके पड़ोसी भी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि पुलिस को महालक्ष्मी के पति हेमंत ने भी अशरफ नाम की एक हेयर ड्रेसर के बारे में बताया था और पड़ोसियों ने भी एक अजनबी के बारे में बताया था। इसलिए बेंगलुरु पुलिस हेमंत के द्वारा बताए गए एड्रेस पर अशरफ के पास पहुंचती है। इत्तेफाक से अशरफ अपनी दुकान पर ही मिल गया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उसे पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और हेयर ड्रेसर अशरफ यानी जिस पर हेमंत को शक था, बेंगलुरु पुलिस उन दोनों से लंबी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उन दोनों से
शुरुआती पूछताछ के बाद ही पुलिस को इस बात का अंदाज हो गया था कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। उन दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स में 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक उनकी लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे उन पर शक किया जा सके। यानी सवाल अब भी यही था कि आखिरकार महालक्ष्मी का कातिल कौन है, वो व्यक्ति कौन था जिसने पहले इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश के टुकड़ों को फ्रिज में भर दिया। लेकिन जब कातिल का पता लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी की कॉल डिटेल्स को चेक किया तो उसे पुलिस की शक की सुई एक अजनबी की तरफ घूम गई। पुलिस का कहना था कि उस अजनबी के बारे में उनके पास सारी जानकारी है और उन्हें उसका नाम भी पता है। यहाँ तक कि पुलिस को ये भी पता था कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो व्यक्ति बेंगलुरु से फरार हो चुका है। उस समय पुलिस उसके नाम का खुलासा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई है और जब उसका मोबाइल बंद हुआ था तब से महालक्ष्मी के घर पर कोई भी नहीं आया था। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने 2 सितंबर को महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी जिससे उनको शक होता। लेकिन घटना स्थल की हालत को देखने के बाद पुलिस का कहना था कि हो सकता है कि हत्या से पहले महालक्ष्मी को बेहोशी या नींद की दवाई दी गई हो, जिसकी वजह से घटना के समय घर से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। क्योंकि जिस तरह से लाश के टुकड़े किए गए हैं उसको देखकर भी पुलिस का अंदाज यही था कि ये कत्ल जल्दीबाजी में नहीं किया गया है। यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश को टुकड़े किए। कत्ल के बाद भी वो कई घंटों तक उस कमरे में ही रहा, हो सकता है पूरी रात ही उसी कमरे में रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी इस बात पर थी कि किसी ने भी कातिल को आते जाते हुए नहीं देखा। अभी ये सारी चीज़ें चल रही थी तभी अचानक एक दिन पुलिस के पास में एक व्यक्ति का फ़ोन आया। उसने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का कत्ल उसके भाई मुक्ति रंजन राय ने किया है। दरअसल महालक्ष्मी किसी मॉल में एक ब्यूटी शॉप के में बतौर सेल्स गर्ल काम करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात मुक्ति रंजन राय से हुई। मुक्ति रंजन राय भी वही काम करता था। यहीं पर काम करते करते मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी की दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को ही पता नहीं चला। जहां मुक्ति रंजन महालक्ष्मी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता था, तो वही महालक्ष्मी की दोस्ती और भी कई लड़कों से थी और ये बात लगातार मुक्ति रंजन को सता रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर महालक्ष्मी के प्रति गुस्सा और नफरत पैदा होने लगी। हर दिन उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे और फिर 1 सितंबर को महालक्ष्मी ने अपने घर वाले से फ़ोन पर कहा कि वो इस शनिवार को मां से मिलने घर आ रही है। लेकिन उस दिन मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के बीच में इतना झगड़ा अधिक बढ़ जाता है कि मुक्ति रंजन राय ने महालक्ष्मी के घर में ही उसके टुकड़े करके घर के फ्रिज के अंदर भर दिए। पुलिस के मुताबिक कत्ल करने वाला मुक्ति रंजन राय ने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया और उसे तुरंत किराए का घर खाली करने को कहा। लेकिन जब मुक्ति रंजन राय के छोटे भाई ने उससे अचानक घर खाली करने का कारण पूछा तो उसने अपने भाई से कहा कि वो इस बारे में फ़ोन पर बात नहीं कर सकता, वो घर पर पहुंचकर उसे सब कुछ बताएगा। मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने खुलासा किया कि महालक्ष्मी का कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन अपने किराए के घर पर आया था। वहाँ पर उसके अपने भाई को बताया कि उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी को हत्या करके उसके टुकड़ी कर दिए हैं। अब उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वह अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए पुलिस से बचने के लिए बेंगलुरु छोड़कर वह अपने पैतृक घर उड़ीसा जा रहा है। इस बात का पता चलते ही मुक्ति रंजन राय के भाई ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली तब तक मुक्ति रंजन बेंगलुरु से फरार हो चुका था। उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को मुक्ति रंजन की सही लोकेशन का पता लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर 25 सितंबर जानकारी मिली कि उड़ीसा के
भद्रक कुल क्रमिस्तान के पास मुक्ति रंजन ने अपनी जान दे दी। साथ ही उसकी नोट में अपना गुनाह कबूल करते हुए लिखा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से वो एक कदम उठा रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपको क्या राय है, कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।